सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग जिस अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है आशा की किरण, दीपा मलिक। जीवन की परेशानियों को खुशी में, दुख के पल को सुख के पल में, निराशा को आशा में और हार को जीत में कैसे तब्दील किया जा सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल है दीपा मलिक। इस अध्याय में दीपा मलिक नामक एक भारतीय महिला, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और ऐसी स्थिति में जो पल उनके जीवन में परेशानियों से भरे हुए थे, उस पलों में भी उन्होंने परेशानियों को दूर किया, उन परेशानियों को खुशी में बदल दिया और उन दुख के पलों को सुख के पलों में बदल दिया। उन्होंने अपनी निराशा से एक आशा, एक उम्मीद की किरण जगाई और अपनी हार को किस प्रकार जीत में तब्दील किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर तब्दील किया का अर्थ है बदल दिया या बदला जा सकता है। इसको किस प्रकार से बदला गया, इसकी जीती जागती मिसाल है दीपा मलिक। मिसाल का तात्पर्य यहाँ पर उदाहरण से है कि हम लोग अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को किस प्रकार दूर करके लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दीपा मलिक एक ऐसा ही उदाहरण है जो दूसरों को जीने के लिए साहस और हिम्मत देती हैं। शरीर के निचले हिस्से से लाचार व्हीलचेयर पर चलने वाली दीपा मलिक ने जूवलिन और शॉट पुट में एशियाई रिकॉर्ड बनाए हैं। दीपा मलिक एक ऐसी महिला जिनके शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता था, वो बिल्कुल लाचार थीं और व्हीलचेयर पर चलती थीं। व्हीलचेयर एक ऐसी कुर्सी होती है जिसमें विकलांग व्यक्तियों को, जिनके शरीर का हिस्सा काम नहीं करता, उस पर बैठाकर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रयोग किया जाता है। उस दीपा मलिक ने जूवलिन और शॉटपुट में एशियाई रिकॉर्ड बनाए। उन्हें सन 2016 में रियो में आयोजित पैरालंपिक खेलों के शॉटपुट मुकाबले में रजत पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने इतनी हिम्मत से अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर किया और अपने अंदर एक सकारात्मक सोच विकसित की, जिसकी बदौलत 2016 में उन्होंने रियो में आयोजित होने वाली पैरालंपिक खेलों में, जिनके 2 खेल थे शॉटपुट मुकाबला, उसमें उन्होंने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव गान किया। दिव्यांगों के लिए आयोजित खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सन 2012 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। 2012 में उनको दिव्यांगों की ओर से आयोजित खेलों में अर्जुन उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, बहुत ही अच्छे प्रदर्शन को करने के लिए, श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इतना ही नहीं, सन 2017 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 2017 में भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया गया। उनसे ही एक साधारण साक्षात्कार, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार प्रगति गुप्ता ने लिया था, आज हम लोग इस अध्याय में उसी साक्षात्कार के कुछ अंश का अध्ययन करेंगे और उस महान महिला के बारे में, जीवन के उसके जो संघर्ष हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साक्षात्कार से तात्पर्य यहाँ पर, जब 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति बताने वाले और एक व्यक्ति सुनने वाले होते हैं और वो जीवन में आने वाली अपनी परेशानियों को, उतार चढ़ाव को किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, तो हिंदी विधा की यह विधि साक्षात्कार कहलाती है। महिला पत्रकार ने दीपा जी से पूछा कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी इतनी सकारात्मक सोच कैसे रही। सकारात्मक सोच यानी कि जो जीवन जीने के प्रति
जज्बा होता है, हिम्मत होती है, अच्छी सोच होती है, उसको सकारात्मक सोच कहते हैं। दीपा जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इसका श्रेय काफ़ी हद तक मेरे माता पिता को जाता है। दीपा ने कहा कि मेरे माता पिता को इस सकारात्मक सोच का, इस अच्छी सोच का श्रेय जाता है। मैं 6 साल की थी, अचानक एक दिन पैरों में कमज़ोरी का पता चला। धीरे धीरे चलना फिरना बंद हुआ और मैं बिस्तर पर आ गई। पता चला कि टांगों में ट्यूमर हो गया था। दीपा ने बताना शुरू किया कि जब उनकी अवस्था 6 वर्ष की थी तो एक दिन उनको पैरों में बहुत समस्या हो रही थी, उनको चलने फिरने में दिक्कत होने लगी और वो बिस्तर पर आ गईं। जब डॉक्टरों के सामने, चिकित्सकों के सामने उनको दिखाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके पैरों में, आपकी टांगों में ट्यूमर यानी कि गांठ हो गई है। फिर उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरा इलाज उसके बाद शुरू हो गया। उस दौरान माता पिता हमेशा कहते थे तुम ठीक हो जाओगी। मेरी टांगों का ऑपरेशन हुआ और लगभग 8-9 महीने के बाद मैंने फिर से चलना शुरू किया। दीपा ने कहा मेरे माता पिता बहुत ही हिम्मती हैं और उन्होंने शुरू से ही मुझसे कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी और हम लोग तुम्हारा पूरा इलाज करवाएंगे। कुछ समय के बाद दीपा मलिक का ऑपरेशन हुआ और 9 महीने के बाद उन्होंने फिर से चलना शुरू किया। प्रगति जी ने कहा ऑपरेशन के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो गईं, फिर कैसा अनुभव रहा? इंटरव्यू लेने वाली महिला ने उनसे प्रश्न किया दीपा से कि अब आप ये बताइए कि जब ऑपरेशन के बाद आप ठीक हो गईं तो फिर आपने कैसा महसूस किया? दीपा जी ने कहा लंबे समय तक अस्पतालों में रहने के कारण मेरे अंतर्मन में एक जिद भी पैदा हो गई थी। मैं अन्य बच्चों जैसी ही हूँ। फिर तो स्कूल में होने वाली हर गतिविधि में हिस्सा लेती और ट्रॉफी लेकर लौटती। दीपा ने बताया कि शुरुआती दिनों में भी इस परेशानी का उनके अंतर्मन में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अंदर एक जज्बा, एक हिम्मत उत्पन्न हो गई जो उनके रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को, सभी परेशानियों को दूर कर देती। उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म लिया कि वो स्कूल में, अपने विद्यालय में होने वाली सभी पाठ्येतर गतिविधियों में हिस्सा लेती और वहाँ से जीतती भी थीं। गति जी के इस जवाब प्रश्न पर कि अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए, दीपा जी ने बताया कि मैं छुट्टियों में घर आई थी, तभी मैंने एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनसे बाइक मांगी और चलाई। उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया और कहा कि दीपा जी बताती हैं कि जब छुट्टियां हुईं तो वो अपने घर गई हुई थी। उसी समय उन्होंने देखा कि एक आर्मी ऑफिसर नई बाइक लेकर चला रहे हैं। तो दीपा जी ने कहा मेरे मन में पता नहीं कहाँ से यह इच्छा जागृत हुई कि मैंने उस आर्मी ऑफिसर से कहा कि क्या आप मुझे अपनी बाइक चलाने के लिए दे सकते हैं। तो उस आर्मी ऑफिसर ने अपनी बाइक मुझे चलाने के लिए दी और मुझे चलाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। तो दीपा जी ने बताया कि उस आर्मी ऑफिसर ने उनसे पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। तो दीपा जी ने जवाब दिया कि शादी तो नहीं हुई है, पर मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे बाइक देगा और चलाने भी देगा। अगले दिन दीपा मलिक के पिताजी के पास वो आर्मी ऑफिसर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। 1989 की यह बात है। दीपा की उम्र उस समय 19 वर्ष की थी और उनकी शादी हो गई। शादी होते ही उनके पति विक्रम सिंह ने अपना वायदा निभाया और उनको एक बाइक दिला दी। प्रगति जी के यह पूछने पर कि दोबारा ट्यूमर की समस्या कैसे शुरू हुई, तो दीपा जी ने बताना शुरू किया वो अपने पति के साथ ऊटी गई हुई थी। वहाँ पर उनको चलने फिरने में कठिनाई होने लगी और उसी समय कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। यह वाकया सन 1999 का था।
उनके पति कर्नल विक्रम सिंह मलिक को ड्यूटी पर जाना पड़ा। दीपा जी ने अस्पताल में जांच करवाई। जांच करवाने के बाद पता चला कि उनका ट्यूमर वापस आ गया है। वो ऊटी से लौटकर जयपुर आई और वहाँ पर उन्होंने एमआरआई करवाया। एमआरआई करवाने पर डॉक्टर ने बताया कि पुरानी जगह पर ही बड़ा सा ट्यूमर बन चुका है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि अब उन्हें दिल्ली जाना चाहिए और दिल्ली जाकर वहाँ डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन तो आपका हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद आपके शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो जाएगा और फिर उसके बाद आप फिर चल फिर नहीं सकेंगी। बीमारी के दौरान आपने सब कुछ अकेले कैसे संभाला? प्रगति जी ने जब यह प्रश्न दीपा जी से किया तो दीपा जी ने कहा कि मैं जानती थी इस समय पति को छुट्टी नहीं मिल सकती। तो दीपा जी ने निश्चय किया कि अब उन्हें सब कुछ अकेले ही व्यवस्थित करना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से जांच कराकर जब वे जयपुर लौटी तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से व्यवस्थित की। सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि मैं अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्थित करके ही वापस दिल्ली जाना चाहती थी, जिससे मुझे आने के बाद कोई परेशानी ना हो। दीपा जी ने कहा, मैं पति के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान होती थी क्योंकि वे मोर्चे पर डटे हुए थे। इसलिए सोचती थी चाहे जैसे भी हो मुझे जीना है। दीपा मलिक अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए उन्होंने कहा यह निश्चय किया कि जीवन में जितनी भी परेशानियां आएंगी उन परेशानियों को वो अकेले ही झेलेंगी, क्योंकि उनके पति तो मोर्चे पर थे, इसलिए वो उनके लिए चिंतित भी बहुत होती थी। दीपा जी ने बताया कि करीब 8-9 महीने उस ऑपरेशन के बाद उनको अस्पताल में ही रहना पड़ा। वहाँ अस्पताल में उनके साथ उनके पापा कर्नल BK नागपाल साथ थे, जो अपनी बेटी का हिम्मत बढ़ा रहे थे। पहला ऑपरेशन गलत हुआ, तब दूसरा और तीसरा ऑपरेशन हुआ। दीपा जी का पहला ऑपरेशन गलत हो गया था, इस कारण से उनको दूसरा और तीसरा ऑपरेशन करवाना पड़ा। उस समय पति कारगिल में ही थे। जिस समय दीपा मलिक अपने जीवन के बड़े मुश्किल पलों को झेल रही थीं, उस समय उनके पति कारगिल में युद्ध लड़ रहे थे। वे ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद देखने आ सके। यह ज़िंदगी का अत्यंत मुश्किल दौर था। दीपा जी ने बताया कि मेरी अब तक की ज़िंदगी का ये सबसे कठिन दौर था, सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन नई स्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही थी। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी से समझौता कर लिया था और जो भी विपरीत परिस्थितियाँ, जो भी नई स्थितियाँ उत्पन्न हुई थीं, उनके साथ उनको तालमेल बिठाकर चलना अपने जीवन में शुमार कर लिया था। इस मुश्किल दौर में आपको अपने ससुराल वालों का कितना सहयोग मिला? जब प्रगति जी ने दीपा मलिक से यह प्रश्न किया तो उन्होंने बताया, जब पति का स्थानांतरण अहमदनगर हुआ, जहां मेरी ससुराल है, तब हमें उन लोगों का भरपूर सहयोग मिला। दीपा जी ने बताया कि मेरे पति का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम लोग जाते हैं अपना कार्य करने के लिए, उसको स्थानांतरण कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि जब अहमदनगर, जो कि मेरी ससुराल है, वहाँ उनका तबादला हो गया तो मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने बताया कि मेरे ससुराल वालों ने कभी भी मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं की। उन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनने का पूरा अवसर दिया। मेरे ससुराल वाले भी चाहते थे कि मैं आत्मनिर्भर बनूं और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सामना करूं। इसका उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया। आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक मैं कैसे पहुंची? प्रगति जी ने जब पूछा तो दीपा मलिक ने बताया कि दीपा मलिक की 2 बेटियां हैं, देविका और अंबिका। छोटी बेटी अंबिका तैराकी से डरती थी। मैं उसे हौसला देने के लिए पानी में उतरी। दीपा जी ने कहा कि मेरी जो छोटी बेटी है अंबिका, बड़ी बेटी देविका और छोटी बेटी अंबिका, उसको तैरने से डर लगता था। तो
उसको हिम्मत देने के लिए दीपा मलिक खुद पानी में उतरी। तब उन्हें लगा कि वो तैर सकती हैं। यहाँ से उनका पानी में तैराकी का सिलसिला शुरू हुआ। दीपा जी ने बताया कि उन्होंने इलाहाबाद में गंगा नदी के बहाव के विपरीत तैरकर उसे पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। दीपा जी ने बताया कि उन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद में गंगा नदी में विपरीत दिशा में तैराकी की और उसको विपरीत दिशा में तैरकर पार किया। सन 2009 में खेलकूद का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने 39 वर्ष की उम्र में जोवलिन और शॉटपुट पकड़ना सीखा और पदक भी जीता। दीपा जी के हिसाब से उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब वो 39 वर्ष की थीं तो उन्होंने जोवलिन और शॉटपुट को पकड़ना सीखा और सीखने के साथ साथ उन्होंने इतने कठिन परिश्रम से उसमें पदक भी जीता और अपने देश का नाम रोशन किया। वही पदक उनको कॉमनवेल्थ गेम्स तक ले आया। मुझे लंदन जाने का अवसर मिला। वहाँ पता चला कि वर्ल्ड रैंकिंग में मैं दूसरे स्थान पर हूँ। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। दीपा जी ने बताया कि जोवलिन और शॉटपुट में पदक जीतने के बाद उनको लंदन जाने का अवसर भी मिला। लंदन जाने पर उनको पता चला कि जो वर्ल्ड रैंकिंग है उस रैंकिंग में दीपा जी का स्थान दूसरे नंबर पर है। यह बहुत ही गौरव की बात थी। अकेले यात्रा करने और अन्य काम संभालने के लिए आपको परेशानी भी होती होगी। जब प्रगति जी ने यह प्रश्न दीपा जी से किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, कई बार होती है। मुझे लोगों से कभी कभी मदद भी लेनी पड़ती है। मदद लेने में हिचक कैसी, मैं कार भी चलाती हूँ। उसे अपने हिसाब से डिज़ाइन कराया है, घर को अपने हिसाब से व्यवस्थित किया है। दीपा जी ने कहा कि जब इंसान को जीवन में किसी के मदद की ज़रूरत हो तो उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, लोगों से मदद मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कार भी चलाती हूँ और मैंने अपनी कार को अपने हिसाब से डिज़ाइन कराया है। घर को अपने हिसाब से भी उन्होंने व्यवस्थित किया है जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। आप देश की युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रगति जी का आखिरी प्रश्न था कि आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, क्या आप अपने देश के युवा पीढ़ी, जो युवा बच्चे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? तो दीपा जी ने कहा, मेरे लिए यह सुखद अनुभव है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाई। मैंने जीवन में हारना नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि मैं युवा पीढ़ी से ये अपील करना चाहूँगी कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और निराशा में भी उम्मीद की किरण ढूंढनी चाहिए और उसके लिए अथक प्रयास और परिश्रम करना चाहिए। जो लोग प्रयास करते हैं, ईश्वर भी उनका मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा निश्चय है। क्योंकि जो अपने जीवन में परेशानियों का डटकर सामना करते हैं, वो भी अपने आगे बढ़ते हैं और सारी समस्याओं को ध्वस्त करके जीवन में अपना नाम रोशन करते हैं।